आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। तो अभी इंडस्ट्रीज की जो क्रांति थी वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। तो अब ये जो क्रांति हुई है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स है कि वो चेंजेस भी लेके आएगा। तो अब किस तरह के चेंजेस हुए देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। पहला देखिए, प्रोडक्शन वर्क that was earlier accomplished by hand now started to be done by machines that run on power। तो जो उत्पादन का जो काम था, जो पहले हाथों से किया जाता था, अब वो मशीनों से किया जा रहा था। जो हाथों से प्रोडक्शन वर्क जो पहले हाथों से किया जाता था, अब वो मशीनों से किया जा रहा है और वो मशीनें पावर से चलती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। और जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्टील बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है, वो जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा कर रही थी। तीसरा पॉइंट पे देखिए, ड्यू टू द यूज ऑफ पावर एंड मशीन्स इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग स्टार्टेड ऑन लार्ज फार्म्स इंस्टेड ऑफ स्मॉल वंस। ये तो बहुत बड़ा मेजर चेंज था कि भाई जो एग्रीकल्चर है वहां पर मींस ऊर्जा से चलने वाली मशीनें आ गई थी। अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि भाई हैंड से जो वर्क किया जाता था वो मशीनों से किया जाने लगा, तो उसका जो प्रभाव है वो एग्रीकल्चर में भी पड़ा। भाई वहां पर भी क्या आ गई, मशीन जो थी वो पावर से रन होने वाली मशीन आ गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो फार्मिंग जो था स्मॉल फार्म की जगह लार्ज फार्म्स में स्टार्ट हो गई। खेती जो है वो लार्ज फार्म्स में स्टार्ट हो गई। फोर्थ पॉइंट देख, द बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ करेंसी। अब मुद्रा जो है उसका लगातार यूज हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, तो इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम जो बैंकिंग प्रणाली है वो चालू हो गई। ड्यू टू द इन्वेशन of steam engines and mechanized ships, there was a drastic change in the transport system. Steam engine, mechanized ship, इसका इन्वेंशन हो गया था, खोज हो गई थी, और इसने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बहुत भारी बदलाव ला दिया था। नेक्स्ट, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड। और अब अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित किया गया। ठीक है, जिससे कि ट्रेड बहुत अच्छे से हो सके, इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म को विकसित किया गया। सेवेंथ पॉइंट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज अडॉप्टेड। मींस कम से कम ह्यूमन लेबर का यूज करें और अधिकतम उत्पादन करें, इस सिद्धांत को अपनाया गया। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे ये वो चेंजेस है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया था। ऐसे बहुत सारे चेंजेस तो लेके आया था इंडस्ट्रियल, मगर ये अहम जो 7 पॉइंट्स है ये अहम है, जो अहम पॉइंट्स है जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण चेंजेस हुए थे। आगे देखिए, Why did इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट हुई। तो इसका कारण देख लेते क्यों स्टार्ट हुई। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री दैट एक्सपीरियंस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड पहला कंट्री था जहां मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक इंडस्ट्रीज आई थी। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, इंग्लैंड हैड सेवरल कंडीशंस व्हिच मेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी तुलना में इंग्लैंड में कई कंडीशंस थे, कई ऐसे परिस्थितियां थी, कंडीशंस थे जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को उस कंट्री में पॉसिबल कर दिया, भाई इंग्लैंड में पॉसिबल कर दिया। तो अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जो परिस्थितियां थी जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पहले इंग्लैंड में चालू करवाया। तो पहला है लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड की कॉलोनियल एम्पायर में इंडिया भी था। इंग्लैंड ही कोई कंट्री था जिसने इंडिया पे राज किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड ने बहुत बड़े एरियाज को कवर कर रखा था। अब यहां देखिए, अगर इनकी लार्ज कॉलोनियल एम्पायर था इंग्लैंड का, तो रॉ मटेरियल्स एंड ए न्यू market were available in the colonial empire of the 18th century.
while other European countries did not have such colonies. तो इनके पास रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा था और नया मार्केट भी अवेलेबल था, ठीक है, जबकि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास ऐसी कॉलोनीज ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाय एरियाज इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के आसपास के एरियाज में आयरन एंड कोल माइंस की उपलब्धता, तो ये भी एक कारण था, और डिटेल में और देख लेते हैं। The availability of iron and coal mines at nearby areas facilitated the production of iron. क्योंकि आयरन और कोल माइंस नियर बाय एरियाज, इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्रों में अवेलेबल था, उपलब्ध था, और इसने प्रोडक्शन को बढ़ावा, आयरन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। सॉलिड आयरन वाज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, और ये जब ये आयरन का प्रोडक्शन स्मूथली हुआ तो उस कारण से मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आसान हो गई, ठीक है। तो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग आसान हो गई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ कोर्स होना ही था इंग्लैंड में। प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन। द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ फ्रांस वाज बेस्ड ऑन लग्जूरियस गुड्स। जो फ्रांस का जो एक्सपोर्ट बिजनेस था, एक्सपोर्ट बिजनेस तो आप समझते होंगे कि भाई सामानों को अपने देश से, एक देश से दूसरे देश को या अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने को अपन एक्सपोर्ट बिजनेस कहते हैं। तो फ्रांस का भी एक्सपोर्ट बिजनेस था, मगर ये सिर्फ लग्जूरियस गुड्स के लिए था, मीन्स शानदार या कीमती जो गुड्स होते थे उनके लिए सिर्फ फ्रांस का एक्सपोर्ट बिजनेस था। द कंजप्शन ऑफ लग्जूरियस गुड्स ऑलवेज रिमेन लिमिटेड, और इसका जो मांग जो होती थी हमेशा लिमिटेड, सीमित रहती, क्योंकि देखिए उस वक्त का दौर था तो लोग इतने अमीर होते नहीं थे, तो इस कारण से ये जो कीमती, जिसे लग्जूरियस गुड्स कहते हैं, शानदार ये कीमती गुड्स जो है उसकी मांग लिमिटेड रहती थी। While the export of England were based on the kind of goods that always remained in high demand, जबकि इंग्लैंड का जो एक्सपोर्ट था वो इस प्रकार के गुड्स के लिए था, सामानों के लिए था जो कि हमेशा भारी मांग में रहते थे, जिनकी हाई डिमांड होती थी, ऐसे गुड्स का एक्सपोर्ट करता था इंग्लैंड। इंग्लैंड बिलीव्ड that if the sources of the manufacturing of such goods in a cheaper way are discovered, then their market could be increased further. इंग्लैंड का यह भी मानना था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर चीपर तरीकों की खोज की जाए, सस्ते तरीकों की खोज की जाएगी, तो ये जो मार्केट है इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। Hence England was ready to adopt such ways by which it could produce the goods on large scale. तो इस कारण से इंग्लैंड रेडी था ऐसे तरीकों को अपनाने के लिए जिससे कि वो बड़े पैमाने पर सामानों को उत्पन्न कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबरर्स। When the feudal system was abolished in England, the semi-skilled laborers started settling down in cities in large numbers. जब फ्यूडल सिस्टम इंग्लैंड में खत्म हो गया, फ्यूडल सिस्टम क्या था, जागीरदारी जो सिस्टम था, प्रणाली थी, जैसे ही इंग्लैंड में खत्म हुई, सेमी स्किल्ड लेबरर्स जो थे, मींस काफी अधिक जो काम करने वाले लोग जो थे वो सिटीज में सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब आके बस गए। After the revolution started, they became available to work on machines. और जैसे ही रिवॉल्यूशन चालू होने के पश्चात वो लोग मशीनों पर काम करने को तैयार थे। French Revolution and War. French Revolution and the wars of Napoleon contributed significantly to the development of Industrial Revolution in England. फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन से का युद्ध, उसने भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। ड्यूरिंग द वॉर, इंग्लैंड फेल्ट द नीड ऑफ इंप्रूव्ड वेज ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स डिमांड ऑफ इट्स सोल्जर्स एंड द सोल्जर्स ऑफ इट्स एलाइड कंट्रीज। युद्ध के दौरान इंग्लैंड को महसूस हुआ कि उसे उत्पादन की इंप्रूव्ड वेज की जरूरत है,
अच्छे तरीकों की जरूरत है जिससे कि वो सोल्जर्स की जो मांग है उसको पूरा कर सके और जो साथी कंट्रीज है उनके सोल्जर्स है उनकी भी मांग को वो पूरा कर सके। तो ये भी एक कारण रहा। नेक्स्ट देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। England had more capital to set up large scale industries compared to other countries of Europe. भाई इंग्लैंड ने कॉलोनीज सेटअप कर दी थी तो इनके पास काफी पूंजी थी, मीन्स काफी कैपिटल था, मीन्स काफी धन था। तो इस कारण से इनके पास काफी अधिक कैपिटल था जिससे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते थे यूरोप की अन्य कंट्रीज की तुलना में। The contemporary situation was supportive of collecting money and to promote its use. और वहां जो उस वक्त जो स्थिति थी वो इनके लिए बिल्कुल सहायक थी जिससे कि वो पैसा भी कलेक्ट कर सकते थे और इसका यूज भी कर सकते थे। In 18th century, the businessmen of England got the facility of procuring loan and also accumulating the capital. और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो बिजनेस थे उनको लोन को प्राप्त करने और उस पूंजी को जमा करने की सुविधा भी मिल गई थी। तो इसने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंग्लैंड में बढ़ावा दिया। नेक्स्ट देखिए, suitable geographical location of England. The geographical position of England was favorable from business point of view. तो जो भौगोलिक स्थिति थी इंग्लैंड की वो भी व्यापार की दृष्टि से इंग्लैंड के पक्ष में थी। इंग्लैंड वाज सराउंडेड बाय कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। इंग्लैंड जो है तटीय सीमा से अपने चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने चारों तरफ उसके पानी था। Therefore it remained safe from external invasions. तो इनके ऊपर बाहरी आक्रमण का से ये बचे हुए थे, बाहरी आक्रमण का चांसेस बहुत कम था एंड लॉसेस ऑफ वॉर। और अगर बाहरी आक्रमण नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध से जो हानि है उससे भी वो बचे रहे। Thus it could promote the development of industries. और इस कारण से वो इंडस्ट्रीज को आराम से डेवलप कर सकते थे इंग्लैंड। आगे पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। The agriculture revolution which took place in England also promoted industrial development. जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो उस वक्त इंग्लैंड में हुआ था इसने भी फैक्ट्रीज को डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में मदद की। 9th पॉइंट है promoting scientific inventions. England, compared to other European countries, gave more freedom to its scientists regarding political and religious interference. इंग्लैंड ने अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में अपने साइंटिस्ट को ज्यादा आजादी दे रखी एंड गेव एनकरेजमेंट टू साइंटिफिक एसोसिएशन। और उसने साइंटिफिक एसोसिएशन में वैज्ञानिक जितने भी संगठन थे उनको भी प्रोत्साहित किया। अब साइंटिस्ट जो थे उनको ज्यादा आजादी दे रखी थी, साइंटिफिक एसोसिएशन थे उनको भी प्रोत्साहित कर रहे थे, तो इसका परिणाम अच्छा ही होना था। एज ए रिजल्ट ऑफ द situation, scientific invention largely took place in England. तो इन situations के कारण इंग्लैंड में साइंटिफिक वैज्ञानिक खोजें ज्यादा हुई। तो ये कुछ कारण थे जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में चालू करवाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।